इंटरनेशनल रिलेशन को इंटरनेशनल स्टडीज़ भी बोला जाता है, ग्लोबल अफेयर बोला जाता है और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन को। इंटरनेशनल ग्लोबल या ग्लोबल अफेयर या इंटरनेशनल स्टडीज़ भी इंटरनेशनल रिलेशन को कहा जाता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है वो सबसे पहले 1789 को एक जर्मी बेंथन था, एक फ़िलासफ़र, उसने सबसे पहले इस स्टेटमेंट को, इस वर्ड को जो है इस्तेमाल किया इंटरनेशनल रिलेशन को। अब इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसके जो मुख्तलिफ फेस हैं उन पे किस तरह से ये असरअंदाज होता रहा, मुख्तलिफ फेस के साथ जो है ये अपनी इम्पॉर्टेंस और अपनी जो सिग्निफिकेंट है वो बढ़ती रही उसकी विद द पैसेज ऑफ इरास। अब चार इसके अहम फेस हैं, अहम टाइम है जिनसे ये गुजरा। फेज वन के अंदर जो है वो प्री कोल्ड वार के, वर्ल्ड वार जो हुई थी 1939, उससे पहले का एक एरिया है, उससे पहले का जो टाइम है उसको प्री कोल्ड वार बोला जाता है। सो प्री कोल्ड वार का जो टाइम था उसको फेज वन का नाम दिया गया है। और फेज वन के बाद जो है वो सेकंड फेज है इंटर वर्ल्ड वार। इंटर वर्ल्ड वार जो है 1939 से 1944 के दरमियान का जो टाइम पीरियड था इसको जो है इंटर कोल्ड वार बोला जाता है। ये जो कोल्ड वार हुई थी ये कोल्ड वार यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान हुई थी। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये दुनिया जो फिजिकल जंग थी उससे हट के कोल्ड वार की जो एक टर्म थी प्रॉक्सी वार, तो इस तरह से कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी जिसमें दो ब्लॉक बन चुके थे, एक यूएसए का ब्लॉक था और दूसरा यूएसएसआर। यूएसएसआर एक सोवियत यूनियन था जो 1991 को टूटा, उसके बाद वो रशिया बन गया था। अब जो सेकंड था इंटर वर्ल्ड वार फेज, उसके बाद जो है वो कोल्ड वर्ल्ड वार जो था उसका फेज शुरू था। अब कोल्ड जो वार थी ये तीसरा फेज था। इसी फेज के दौरान जो है वो रशिया और अमेरिका के फिर जो है वो आपस में कोल्ड वार स्टार्ट हो चुकी थी। इस कोल्ड वार के अंदर जो है मुख्तलिफ आइडियालॉजी थी जिसमें कम्युनिज़म, सोशलिज़म और कैपिटलिज़म पे जो है इन कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया था और इनकी अपनी अपनी आइडियालॉजी और अप्रोच थी जिसकी वजह से इन्होंने अपने साइड पे इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए, कलोनाइजेशन का टाइम था उस वक्त, दुनिया पे कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ जो छोटे छोटे और अनडेवलप कंट्रीज थे उनके ऊपर इन्होंने वहाँ पे कब्जा करके उनको अपनी कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल करते थे और वहाँ से जितने भी नेचर रिसोर्सेज थे, जितनी भी वहाँ पे मिनरल्स थे, उनको एक्सट्रैक्ट करके ये वहाँ से अपनी कंट्री के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद चौथा जो टाइम है वो अभी चल रहा है, अभी जो इस वक्त मॉडर्न टाइम है जिसमें पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार जो है वो है। पोस्ट कोल्ड वार जो है वो अभी स्टार्ट है, एक कोल्ड वार से अभी निकल के अभी जो है ना पोस्ट कोल्ड वार के अंदर हम इस वक्त चल रहे हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर क्या चीज़ करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है कंट्रीज़ के दरमियान नेगोशिएशन इंटरलिंक्ड होती हैं कंट्रीज और विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स, कॉरपोरेशन, उन सब के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है, नेगोशिएशन होती है। अब इसमें हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्रीज़ के दूसरे के साथ। फिर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। कंट्रीज़ जो है एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर टूरिज़म के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करते हैं। फिर मिनरल रिसोर्सेज और गुड्स सर्विसेज के लिए एक्सचेंज होता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से ही पॉसिबल है। और फिर जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर काम करती हैं। जैसे आपको पता है कि KFC है, मैकडोनल्ड है और जितने भी अमेज़न है,
ये सब जो कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर काम करती हैं। हालांकि ये अमेरिकन जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर इनके जो है वो वेयर हाउस हैं, ऑफिस इनके मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेट कर रही हैं। अब इसके अंदर हम एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप के अंदर आते हैं कि मुख्तलिफ कंट्री के अंदर जो डिप्लोमेट्स होती हैं उनको आपस में कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उनके थ्रू बिल्ड होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं स्टेट को और नॉन स्टेट एक्टर को, नेशनल इंटरेस्ट कि किसी भी कंट्रीज़ का क्या नेशनल इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल पावर और बैलेंस ऑफ पावर क्या है, और उसके बाद डिप्लोमेसी, नॉन स्टेट एक्टर, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके बाद हम पीस को स्टडी करते हैं, वार को स्टडी करते हैं, वार किस तरह से होती है, जो मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स हैं, जियो पॉलिटिक है, जियो स्ट्रेटजिक है, जियो इकनॉमिक्स है, इसको हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। फिर जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पे हम बात करते हैं, कश्मीर इशू है, उसके अलावा पैलेस्टाइन का जो इशू है, फिर यूक्रेन इशू है, ये तमाम जो इशू है इनको इनको भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया के अंदर हो रही है कि दुनिया एक ग्लोब बन चुकी है, ये जो टेक्नोलॉजी है और इंटरनेशनल आईटी की वजह से दुनिया के अंदर जो जो स्पेस है वो ख़त्म हो चुकी है, अब दुनिया एक ग्लोब की तरह बन चुकी है। ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको स्टडी करते हैं। टेररिज्म जो इस वक्त एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, टेररिज्म। फिर ग्लोबल सिक्योरिटी और कलेक्टिव सिक्योरिटी, पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी होती है। फिर ह्यूमन राइट्स और पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट की जो कंडीशन है किस तरह से काम करते हैं, और ह्यूमन राइट के जो इश्यूज़ वगैरह हैं। फिर क्लाइमेट चेंज होती है, ग्लोबल वार्मिंग, कि पूरी दुनिया को जिस वक्त पोल्यूशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की इस अलार्मिंग सिचुएशन से दुनिया गुजर रही है। तो इस पे जो हम स्टडीज़ करते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में आती हैं।